ये 58 के 59 57 58। चलिए जी सर, मुझे एक अदद किताब चाहिए होगी, हमारे टीए साहब भी आपकी तरह के ही हैं। जज़ाकल्लाह, आप साथ वाले भाई के साथ ज़रा गुजारा कर लीजिए। चलें जी, चैप्टर 16 करते हैं आज। आपके साथ ज़रा एक कमिटमेंट थी कि एक दफ़ा आपको दोबारा करवाएंगे। इरादा तो था आज इनकम फ्रॉम बिजनेस ख़त्म करके तो एओबी की तरफ जाने का, लेकिन अब हजरात मौजूद नहीं हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा प्लान में तब्दीली करनी पड़ेगी। सफ़ा नंबर 430। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को मैं पहले बता दूं कि हो सकता है कि ये लेक्चर आपके पोर्टल पे पड़ा हो, आपने पहले देख भी लिया हो, लेकिन तब आई थिंक कोई छुट्टी हुई थी किसी वजह से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, किसी वजह से कॉलेज ऑफ था 1-2 दिन। तो किसकी वजह से ऑफ था? ऑफ था बहरहाल, वट एवर। तो वो मैंने कोई पिछले बैच के कोई वो लेक्चर निकाल के ना उन 2 लेक्चर्स को जोड़ के तो फिर एक ही बनाया था। तो जो क्लास में स्टूडेंट थे उन्होंने वो लेक्चर देखा नहीं, उन तक पहुंचा नहीं, जो भी हुआ। तो फिर इनके साथ कमिटमेंट थी कि ये चैप्टर 16 में दोबारा पढ़ाऊँगा। तो अब ये 16 जो है इंशाल्लाह हम आज कर लेते हैं। तो आसान सा चैप्टर है जी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, इसके अंदर बस यही होता है कि आपने अपने पास रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन रखने हैं, और दूसरा ये कि ऑडिट जब आपका होता है, एफबीआर आपका ऑडिट करता है तो वो कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें मांगता है, क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। तो पेज 430 पर रिकॉर्ड से आगाज़ करते हैं। एवरी टैक्स पेयर शेल मेंटेन इन पाकिस्तान प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। वो कहता है कि हर टैक्स पेयर पाकिस्तान में मेंटेन करेगा प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट्स। प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट्स होते हैं जी वो अकाउंट्स जो बता दिए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो बता दिए गए हैं, और वो रिकॉर्ड जो बता दिए गए हैं। नॉर्मली ये बताते हैं रूल्स में जाके, और अगर आप नीचे देखें तो प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रूल 28 से 31 की हेडिंग आपको नजर आ रही है। तो ये वो सारे अकाउंट्स हैं जो कि हमने मेंटेन करने हैं। द कमिश्नर में डिसअलाउ डिडक्शन इफ द टैक्स पेयर डू नॉट प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। टैक्स पेयर डज नॉट प्रोवाइड होता है, डू नॉट प्रोवाइड नहीं होता। वो कहता है कि कमिश्नर जो है वो डिडक्शन डिसअलाउ कर सकता है अगर टैक्स पेयर जो है वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड करेगा। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन्ड फॉर 6 ईयर्स। ये जो अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं ये 6 साल तक मेंटेन किए जाएंगे आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट। ये अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स 6 साल तक मेंटेन किए जाएंगे टैक्स ईयर के एंड से, जिस साल से वो रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊं, इस साल के रिकॉर्ड है, कितना मेंटेन करेंगे? जिस साल से रिलेट करते हैं उसके आखिर से 6 साल, 1 2 3 4 5 6। सर यहां तक आपने मेंटेन रखने, यानी टैक्स ईयर 16 के एंड तक टैक्स ईयर 10 के कागजात मेंटेन होंगे। यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे ना तो ये साल फारग हो गया, तो वो फिर आप फेंकते जाएं, जलाते जाएं, जो मर्जी करते जाएं। तो इसका मतलब है कि गालिबन 6 साल से पुराना रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना ही नहीं है। तो ठीक है, ऑल ओके ब्रो। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन फॉर 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट। इन केस ऑफ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द फाइनल डिसीजन। अदालत में केस चल रहा था, केस तो आपको पता है चलता है 10-10 साल, वो 6 साल खत्म हुए, आपने रिकॉर्ड ही फेंक दिया। अगले दिन अदालत ने बुलाया, किधर है कागजात? सर 6 साल हो गए थे, मैंने तो फेंक दिया। तो सर अगर अदालत में केस चल रहा होगा तो जब तक आखिरी फैसला नहीं आएगा तब तक आपने रिकॉर्ड को डिस्पोज ऑफ नहीं करना। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इंक्लूड प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट, अपील एंड एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एन एडीआरसी। सर जो एडीआरसी है ना, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ये हमने पढ़ना है चैप्टर 15 में जाके। समझ जाइए कि एक पंचायत होती है ये, अदालतों से बाहर अगर आप कोई फैसला करना चाहे ना तो एफबीआर एक कमेटी बना देती है, उसमें आप फैसला करते हैं। तो इसके बारे में बड़ी डिटेल लिखी है चैप्टर 15 में। इंशाल्लाह जुलाई के आखिरी हफ्ते में हम यही फजूल बातें पढ़ रहे होंगे। मेरे लिए फजूल है, आपके लिए फजूल थोड़ी है। आपका जब पेपर पास होगा आप भी फजूल कह दीजिएगा, एक तो बारिश में आ गए ऊपर से बातें कर रहे हैं, मुझे छुट्टी कर लिया करें, कभी मैं भी छुट्टी कर लूँ। नहीं, ना खुश आप भाई छुट्टी करते हैं ना आप लोग छुट्टी करते हैं, मुझे भी आना पड़ता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मेरे भाई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या शामिल होता है?
प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट, कमिश्नर जो आपकी रिटर्न्स असेस कर रहा होता है उसको बोलते हैं। प्रोसीडिंग्स फॉर अपील, अगर आपको कमिश्नर का फैसला पसंद ना आया तो आप उसके फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, उसकी बात हो रही होती है। एंड एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, या अगर आपने एडीआरसी के सामने जाके कोई अपनी पेशी करनी है तो वो भी प्रोसीडिंग्स, वो भी कार्रवाई इसमें शामिल होती है। ठीक है मेरे भाई, नहीं बोलेंगे ब्रो? The time limit of 6 years is not applicable for foreign source income, assets, expenses. सर अगर आपकी कोई बैरून मुल्क इनकम है, बैरून मुल्क असासे हैं, बैरून मुल्क अखराजात हैं, तो ये 6 साल की लिमिट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सो टैक्स पेयर विल मेंटेन रिकॉर्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। सो टैक्स पेयर जो है वो अपना रिकॉर्ड एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रखेगा। तो सर ये तो 100 साल भी होगा तो आपको रखना पड़ेगा। अजीब सी बात है वैसे, लेकिन चलें क्या हो सकता है। The deduction means any amount debited to trading account, debited to manufacturing account, debited to receipts and expenses accounts और debited to profit and loss account। अकाउंटिंग में ये बात हमें पता है कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है इसका मतलब है एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है ना। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि डिडक्शन से मुराद हर वो अमाउंट है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस को नॉर्मली बोलते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस में जो चीज़ भी डेबिट होगी वो एक्सपेंस ही होगा। रिसीट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट ये एनपीओ के लिए होता है भाई। अगर आप लोग FAR 1 पढ़ रहे हैं, पढ़े FAR 1? ओ भाई कह रहे एक बार पढ़ लिया, जरा अब दोहराई कर रहा हूँ मैं, हैवी किस्म की। तो उसमें रिसीट तक, एनपीओ तक पहुंच गए? अभी नहीं पहुंचे। आप लोग पोस्ट में पढ़ रहे हैं कि प्री में पढ़ रहे हैं? पोस्ट कहाँ तक पढ़ा दिया सर ने? पोस्ट के 35 हो गए तो सर ने IS 16 करा दिया होगा, फिर IS 40। वो तो जाहिर है, वो तो बाद वाले होंगे। अच्छा, अभी तो आपको काफ़ी कोर्स पड़ा हुआ है। तो कब आपका ख़त्म होने का इरादा है? आपका नहीं, सॉरी, कोर्स ख़त्म होने का इरादा। हम तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, CA में आते ही ख़त्म हो गए थे। ओके, तो सर रिसीट एंड एक्सपेंसेस होते हैं एनपीओ के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट PNL। तो ये तमाम चीज़ों में जो भी अमाउंट डेबिट होगी उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। द कमिश्नर में रिक्वायर एनी पर्सन टू इंस्टॉल एंड यूज एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। वो कहता है कि कमिश्नर किसी भी शख्स को कह सकता है कि इंस्टॉल करो और इस्तेमाल करो क्या? इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। सर ये क्या होता है? सर आपने अक्सर गोरमे बेकरी या फलानी बेकरी पे देखा होगा, आप बिल करते हैं ना, वो ठक 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 करके एंटर मारता है तो दराज खुल जाता है। सर वो होता है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। अच्छा, उसकी खसूसियत क्या होती है? उसकी खसूसियत ये होती है कि वो FBR के सिस्टम के साथ ना लिंक हो जाता है। बात समझ आई? तो वो FBR के सिस्टम के साथ लिंक हो जाता है। तो अगर FBR चाहे कि आपका निज़ाम FBR के सिस्टम के साथ लिंक हो जाए तो वो आपको कहेगा कि सर इस्तेमाल करें और इंस्टॉल करें इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। बात समझ आई? इट विल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट्स द टैक्स लायबिलिटी। तो देखें वही बात आ गई कि इस टैक्स रजिस्टर के अंदर तमाम मालूमात स्टोर हो जाएगी और कल को जब FBR आके एक्सेस करना चाहेगा तो उसको एक्सेस भी कर सकता है। सर किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? सब अच्छा है? ओके। उसके बाद आ गया जी प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किस किस बंदे ने कौन कौन सी किताबें जो है वो मेंटेन करनी है। मेरे भाई मैं आपके सामने एक अदद फ्लो चार्ट बना देता हूं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब 1 में पढ़ें, एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, हर वो शख्स जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है। 2 में कहता है जी एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज डिराइविंग इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर 1 में आ गया टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम अप टू 5 लाख, न्यू टैक्स पेयर, टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग 5 लाख एंड होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोफेशनल्स हैं जी आगे 3 में। चौथे में मैन्युफैक्चरर है, टर्नओवर एक्सीडिंग 2.5। सर बड़ी खिचड़ी सी पक गई है। हम जरा ना एक सेग्रीगेशन कर देते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी चीज किधर आनी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो शख्स कमा रहा है उसकी बात होने लगी है। हाँ, 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 हाँ।
ऐसे टैक्स पेयर जिनकी बिजनेस इनकम है 5 लाख तक, एक उन लोगों की बात हो रही है, और दूसरे जो लोग हैं वो कौन है, वो बात हो रही है जी न्यू टैक्स पेयर्स, अभी नए नए इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाना शुरू हुए हैं। ठीक है जी, दूसरे लोग ये हैं। फिर आते हैं जी टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। बिजनेस इनकम एक्सीडिंग ₹5 लाख। और दूसरे पे उसने क्या लिखा हुआ है जी, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स, होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स और कमीशन एजेंट्स। फिर आते हैं जी प्रोफेशनल्स लाइक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, आर्किटेक्ट्स। ये देखिए प्रोफेशनल्स लाइक आर्किटेक्ट्स, बस ठीक है, बाकी नाम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। और चौथे में वो कहते हैं जी मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स विद टर्नओवर होता है सेल्स, ठीक है, विद टर्नओवर एक्सीडिंग ₹2.5 मिलियन, 25 लाख से ज्यादा जिसकी सेल्स है। ठीक है, तो उसने इनकम फ्रॉम बिजनेस को ना इनमें डिवाइड किया। लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे ना, पेज 430 पे, पॉइंट 1 कहता है एवरी टैक्स पे डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब ये क्या मतलब है, इधर देखिए, तमाम लोग जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं वो आएंगे पॉइंट नंबर 1 में, लेकिन ये सारे निकल जाएंगे। यानी अगर हम गौर करें, ऑल अदर टैक्स पेयर्स। अच्छा जी भाई, ये बात हो रही है रूल नंबर 2 के 1 में, ये हो रही है 2 के 2 में, ये हो रही है 2 के 3 में, और ये हो रही है 2 के 4 में, और ये हो रही है 1 में। ऐसे ही है। अब सवाल ये है, ये भी सारे बिजनेस इनकम कमाने वाले हैं, ये भी सारे बिजनेस वाले हैं, उधर कौन से आते हैं? जो इधर नहीं आते, वो जो बच गए बैलेंसिंग में उधर आते हैं। यानी कि गौर करें, नए इधर आ गए, 5 लाख तक के इधर आ गए, ओके, 5 लाख से ऊपर वाले भी कवर हो गए, होलसेलर सब कवर हो गए। मेरे ख्याल में यहां पे कुछ बात बचती है, मैन्युफैक्चरर्स जिनका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है वो यहां आ गए, वो यहां आ गए, तो जो 25 लाख से कम वाले हैं वो इधर आ गए, शायद बैलेंसिंग यहां पर फॉल करेंगे। तो मेरे भाई ये फर्क है इन तमाम के अंदर, ओके। ले जी, ये फ्लो चार्ट मेरा मशवरा है कि बना लें, ताकि आपको जो है ना वो अंदाजा हो जाए कि क्या चीज कैसे चल रही है। जी, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स कमीशन एजेंट्स।
जी भाई, ऑल ओके? करें नोट, जल्दी करें। अल्लाहू अकबर। चले जी। अच्छा जी, अब बजाय इसके कि मैं ये सारा टेबल आपको पढ़ाऊँ वन बाय वन, मुझे सवाल का जवाब दे दें। एक डॉक्टर साहब हैं, ठीक है? आप माशाल्लाह, अच्छा सॉरी, माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ना करे, सारे ही जाते हैं डॉक्टर पे। तो आप लोगों ने प्रोसेस तो पूरा देखा ही हुआ है कि हॉस्पिटल में क्या प्रोसेस चल रहा होता है। 2 मिनट के लिए मान लें कि आप कमिश्नर हैं एफबीआर के, और आपने किसी डॉक्टर का या किसी हॉस्पिटल का ऑडिट खोल लिया। अब मुझे बताएं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आप उनसे वेरीफाई करने के लिए? क्या क्या चीज डॉक्टर साहब के पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में? बताएं, अंदाजा करें। डिग्री होनी चाहिए डॉक्टर की, अच्छा। ऐसी चीजें बताएं जिससे टैक्स टैक्स पे इंपैक्ट आता हो। उसकी डिग्री का हमने क्या करना है? जिससे टैक्स पे इंपैक्ट आता हो। क्या ख्याल है, क्या क्या होना चाहिए? अकाउंट डिटेल, कौन से अकाउंट डिटेल? जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलें, ये तो आप बहुत ऊपर चले गए ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ कागजात को देख के ही बनती है ना। पीछे जर्नल एंट्री तक जाए ना, जर्नल एंट्री तक जाए, फिर मुझे बताएं क्या क्या चाहिए। जो इनकम कमा रहा है क्या? हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं, इनकम कमा रहा है। मुझे ये बताइए कि किन कागजात को देखते हुए फैसला होगा कि कितनी इनकम कमाई है? इनवॉइसेस यार। जो डॉक्टर टोकन नहीं आपको देता, इनवॉइसेस। आप डॉक्टर साहब के पास इनवॉइसेस होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब के पास? जहन में इनकम फ्रॉम बिजनेस की कंप्यूटेशन लेकर आए, और बताएं क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। सर इनवॉइसेस डिटेल होनी चाहिए, जो अखराजात वो कर रहे हैं उन अखराजात की डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि बिजली का बिल है, पानी का बिल है, रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। यही बातें होती हैं ना। बिजली के खर्चे हैं तो बिजली का बिल होना चाहिए। अगर उसने कोई हॉस्पिटल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा दिया है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पार्टी का बिल होना चाहिए। तो तमाम खर्चों के पीछे प्रॉपर बिल्स इनवॉइसेस होनी चाहिए। डॉक्टर साहब की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं ये भी देखा जा सके। फिर एक कैश रजिस्टर होता है, क्योंकि काफी लोग कैश में भी फीस देते हैं, तो कैश रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, कैश का लेजर मेंटेन होना चाहिए, जिससे पता लगे कि कितना कैश आया। इसके अलावा जो वो टोकन होते हैं, वो जो आपको इशू कर देते हैं, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए कि जितने टोकन आए, क्या पैसे भी उतने ही आए या टोकन और है और पैसे कम है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ज्यादा मरीज चेक करा गए, पैसे कम है, तो सवाल होगा ना भाई क्यों कम है, वजह। छुपा तो नहीं रहे पैसे हमसे, कहीं बता, ये तो नहीं छुपा रहे कि ये इनकम कमाई है और दिखा नहीं रहे हमें। ये होना चाहिए। और इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट की डायरी होती है कस्टमर की, पेशेंट्स की, वो होनी चाहिए। तो इस तरह की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी होनी चाहिए। और यही बात, अब कॉलेज पे आ जाए, कॉलेज के पास क्या होना चाहिए? यही सब कुछ। जो तनख्वाहें दे रहे हैं उसकी डिटेल, जो फीस इकट्ठी कर रहे हैं उसकी डिटेल, स्टूडेंट्स का डाटा, फलाना टमकाना, दिस दैट, ये वो सब कुछ। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करें ना, तो आप खुद ही डाटा निकाल सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। और जब आप एक दफा ये सोच के ये पढ़ेंगे ना, तो मैच हो रहा होगा ऑलमोस्ट। कुछ चार, दो चार पांच चीजें होंगी जो नहीं मैच हो रही होंगी। तो मेरे भाई ये आपने खुद ही पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ाना। इट्स ओनली रीडिंग। अब मैं आपको पढ़ाऊं कि जी रसीदें रखनी है, एक बैंक स्टेटमेंट, तो आप इसको पढ़ें। कोई लफ्ज नहीं समझ आता तो वो आपने मेरे से पूछ लेना है, ठीक है? तो वैसे ही मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूं, वैसे ही कोई एक एरिया उठा लें और जरा उसको पढ़ के देखें, कोई चीजें समझ आती हैं, कोई एक उठा लें इसमें से। कोई भी एक रूल उठा लें डब्बों के अंदर, और देखें भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसने आपसे मांगे हुए हैं।
जी भाई, ऑल ओके? कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र आई हो जो कि आपको ना पता हो इसमें से, या कोई ऐसा लफ्ज़ जो कि आपको लगे कि बड़ा अजीब सा है? ठीक है जी। तो सर ज़्यादा रौला ना इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने वालों के लिए है। और अगर आप सफ़ा नंबर 433 पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ही सफ़ा नज़र आएगा, और ये किसके लिए है? एवरी टैक्स पे डिराइविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो बाकी तमाम हेड्स का एक ही डब्बा है। ओके, तो इसमें अब आप ऑब्वियसली अगर सैलरी है तो आपके पास सैलरी की स्लिप्स होनी चाहिए, सैलरी के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से। प्रॉपर्टी कमा रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, जो आपने खर्चे किए हैं उनकी डिटेल होनी चाहिए। तो वही सारा कुछ है। तो ये आप ना एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो जिस तरह की इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम से रिलेटेड जितने भी बात हैं, जितनी भी इनकम है, वो तमाम डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। सो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अपने पास मेंटेन करने हैं। क्लियर होगी बात? कोई सवाल? चलिए जी, अब हम आते हैं पेज 434 पे, जहां पे वो कहता है कि जर्नल फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रूल 32। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मे बी केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इफ सेफ्टी मेजर्स आर इंश्योर्ड। किसी ने कहा कि सर क्या ये हर कागज़ प्रिंट करा के निकाल के फाइलों में लगाना ज़रूरी है? उन्होंने कहा नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड महफूज रहे, तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लैपटॉप्स वगैरह पे, कंप्यूटर पे भी स्टोर कर सकते हैं। बट देखिएगा कि डिलीट ना हो जाए। The books of accounts and records of a company shall be maintained in accordance with the international accounting standards and as required under the Companies Act। वो कहता है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, जो भी हैं, या कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, ये उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेंटेन होंगे जो कि हमें कंपनीज एक्ट, सॉरी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट के तहत बनने वाले कवानीन के तहत मेंटेन होंगे। सर याद रखिएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना पूरी दुनिया पे लगते हैं, वो तो हर मुल्क के लिए सेम है। लेकिन जब आप कंपनीज एक्ट देखते हैं ना, वो हर मुल्क का डिफरेंट है। ठीक है? तो मेरे भाई होता क्या है कि आप असल में अपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, तो वो इन दोनों की कंप्लायंस को देखते हुए बनाते हैं। तो इसीलिए हर मुल्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है? जाहिर बात है, पाकिस्तान का कंपनीज है किसी और तरह का है, इंडिया का किसी और तरह का है, श्रीलंका का किसी और तरह का है, यूके का किसी और तरह का है, सबका कंपनीज एक्ट अलग अलग है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सेम है। तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के तो आप दुनिया भर के लिए अकाउंटिंग के एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट फर्क है। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों को मिलाकर बनती हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी देखनी होती हैं। इस वजह से हर मुल्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत मामूली सा फर्क आ जाता है। वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, बड़ा मामूली सा फर्क होता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? कोई सवाल? रूल 33 of account documents and records to be kept at specified place। income from business, the books shall be kept at place where business is carried on। वो कहता है अगर आप बिजनेस कमा रहे हैं ना, तो आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो उस जगह पे मेंटेन करना है जहां पे आपका कारोबार चल रहा है। इट इज कैरिड ऑन इन मोर देन वन प्लेसेस, अगर आपका कारोबार एक से ज्यादा जगहों पे चल रहा है, देन रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट एट द प्रिंसिपल प्लेस। तो आपका रिकॉर्ड उस जगह पे रखा जाएगा जो आपका मेन है। मिसाल के तौर पे अब एक रिसर्च, अगर ये ब्रांचेस अपनी खोल लेता है, तो मेन ब्रांच तो यही रहेगी ना, तो आपने यहीं पे ही अपना सारा रिकॉर्ड रखना है। तो अक्सर आपने देखा होगा एक मेन ब्रांच होती है, एक मेन ऑफिस होता है, बाकी branches होती हैं। ये साथ जैसे वो स्कूल का हेड ऑफिस है ना, और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, रिकॉर्ड यहाँ पर होगा, हर ब्रांच का रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। बड़ी अच्छी मिसाल हो गई ये तो। ओके ब्रो, इधर ही नौकरी मिल जाए हमें भी, ऐसी है। So if it is carried on in more than one places, then records will be kept at the principal place or at each places if separate books are maintained for each place। लेकिन अगर आपने हर ब्रांच की बुक्स अलग मेंटेन की हुई हैं, उनके अकाउंट्स अलग मेंटेन किए हुए हैं, तो मना नहीं है, आप ब्रांचेस पे भी रख सकते हैं। तो हो सकता है इन्होंने हर ब्रांच का रिकॉर्ड अलग, वो हर अकाउंट्स अलग बनाए हो, तो वहां पे भी मौजूद हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन बिजनेस, अच्छा याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नहीं, इसका मतलब है इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन बिजनेस, बिजनेस के अलावा जो सोर्सेज हैं, यानी कि सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। बात समझ आ गई? सब बातें इसमें आती हैं। सो वेयर अ पर्सन अर्न्स इनकम अदर देन बिजनेस, वो कहता है कि अगर कोई भी शख्स इनकम कमाता है बिजनेस के अलावा, द बुक्स शैल बी केप्ट एट पर्सन रेजिडेंस, तो ये बुक्स आपके घर पे मौजूद रहेंगी।
तो जो शख्स सैलरी कमा रहा है, जो शख्स प्रॉपर्टी कमा रहा है, जो शख्स अदर सोर्सेज कमा रहा है, तो आपने वो तमाम रिकॉर्ड अपने घर में एक अलमारी की तिजोरी के अंदर, जो एक छोटी तिजोरी है उसके अंदर रखना है, और उस तिजोरी में करंट छोड़ देना है, और उस अलमारी के बाहर एटम बम लगा देना है कि कोई भी हाथ लगाए तो चीजों की सुरक्षा हो, सॉरी सेफ्टी होती रहे। ओके, place to be clearly stated on tax returns, the place where the books are kept shall be clearly stated on the tax return। जिस जगह पे आपने रिकॉर्ड रखे हैं, आपने वो जगह रिटर्न पे मेंशन करनी है। आपने बताना है कि फलाने कमरे की फलानी अलमारी के फलाने दराज के फलाने खाने की फलानी तिजोरी के फलाने खाने में मैंने मेंटेन किया है। नहीं सर, ये नहीं कहना। प्लेस ऑफ बिजनेस, बस ये लिख देना, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये दराज दुरूज बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सब अच्छा है। और बोलते क्यों नहीं? किसी का कोई सवाल? 1.25 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू कर लें, क्योंकि ऑडिट आ गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे आपका जो जहन है ना, जो कि पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन अगर है तो मुझे जरा तरोताज़ा चाहिए। तो जरा 2.25 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू कर लें। आज तो साथ वाला है ही कोई नहीं, तो मोबाइल पे अम्मी से ही गुफ्तगू कर लें, सलाम दुआ कर लें उनके साथ, बहन भाइयों के साथ, अब्बू के साथ। जी क्या नहीं? बैलेंस नहीं है। माशाल्लाह, हमारे मसले ही नेक्स्ट लेवल हैं। पैसे नहीं है, बैलेंस नहीं है। कोई बात नहीं, पैसों की तो मेरे दोस्त टेंशन कभी ली ही नहीं, और जब पैसे है ही नहीं तो किस बात की टेंशन? वो हम किसी से भी उधार ले सकते हैं, क्रॉस चेक के थ्रू लेना बस। मुझे और कोई टेंशन नहीं है, जिससे मर्जी उधार लो, क्रॉस चेक। और अपनी लाइबिलिटी जो है ना, वो जिस साल कर्जा लिया होगा ना, उस साल के आखिर से 3 साल के अंदर अंदर पे कर देना, वरना चौथे साल वो तो हमारी इनकम बन जाएगी। ये जिंदगी ऐसे गुजरे तो कमाल गुजरे। हर बात में टैक्स डिस्कस हो रहा है, ऐसे ही है ना? ओके ब्रो, दोस्त तुम्हारा एंटीएन बना हुआ है, मैंने तुमसे कर्जा लेना है। दोस्त तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो मेरा सीए पास होने पे, एंटीएन है, क्रॉस चेक, कैश नहीं। चलते फिरते जगहों पे टैक्स लगाया करें। एम्पोरियम वालों से पूछा करें, सर माशाल्लाह इनकम फ्रॉम बिजनेस रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन किए हैं? कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं आप? रिवाइज होता है ऐसे टैक्स, अनटिल अनलेस आपको बाहर ना निकाल दें वो वहां से, वो अलग बात है। बिल्कुल सर, अभी पढ़ा तो है, अगर आप रिकॉर्ड नहीं देंगे तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। नहीं नहीं बोलेगा, सही है ना मेरे दोस्त? ओ खुशाब भाई, परेशान परेशान लग रहे हैं आज, सब अच्छा है? ओके, बारिश में भी आ जाते हैं यार, पता नहीं कौन लोग हैं यार। चलें जी, फिर ऑडिट शुरू करते हैं। इन बारिशों से कहो कहीं और जाके बरसें। क्या था आगे? कच्चा मकान है? अच्छा यार, कौन लोग हैं आप? वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई। ऑडिट, खुशाब भाई आपके लिए शेर, मुझे छोड़ो, दफा करो यार, बात किसी और तरफ चली जाएगी। ऑडिट, ऑडिट होने लगा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द कमिश्नर में कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कमिश्नर आपसे रिकॉर्ड मंगवा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेंटेन्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस कानून के तहत, और एनी अदर लॉ, या किसी और कानून के तहत। कमिश्नर कागजात मंगवा सकता है रिकॉर्ड्स के लिए, चाहे इस ऑर्डिनेंस, इस कानून के तहत आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया हो, चाहे किसी और कानून के तहत मेंटेन किया हो। किस लिए? फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ द पर्सन, आपके इनकम टैक्स के मामलात का ऑडिट करने के लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है। वेयर रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटा, अगर आपने रिकॉर्ड कंप्यूटर या लैपटॉप पे या हार्ड डिस्क पे रखा हुआ है, द पर्सन शैल अलाउ द कमिश्नर टू यूज द मशीन। आप कमिश्नर को कहेंगे, कमिश्नर हियर इज माय लैपटॉप ब्रो, ओपन द डी ड्राइव एंड यू कैन इजीली चेक। ओके, और आप इजीली चेक कर सकते हैं कि भाई जी कहां कहां डाटा क्या क्या मौजूद है। एंड शैल अलाउ हिम एक्सेस टू द अटेस्टेड हार्ड कॉपीज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टैक्स पेयर। अच्छा, सवाल ये है कि ये हार्ड कॉपीज क्यों? सर कंप्यूटर में जो डाटा होता है ना, वो आपको पता है वो एडिटेबल होता है। आपने कमिश्नर को मिसाल के तौर पर लैपटॉप दे दिया और कह दिया सर इसमें डाटा है ले जाए,
कल को वही सारा डाटा कमिश्नर ने अदालत में जज के सामने प्रेजेंट कर दिया और आप मुकर गए, सर ये तो डाटा था ही नहीं, इसने तो बाद में कंप्यूटर ओपन करके एक्सेल में वर्ड में चेंजेस करके तो आपके सामने चीजें रख दी हैं। इसीलिए कमिश्नर इस बात से बचने के लिए ना उसी वक्त सारे डाटा का प्रिंट लेगा और आपके साइन स्टैम्प अंगूठा लगवा के कहेगा हाँ भी अब तू मुकर नहीं सकता कि ही डाटा था, फिर वो कागजात प्रेजेंट होंगे। तो सर आपका ऑडिट हो सकता है तो आपके पास आया जा सकता है, और ऑफ एनी अदर टैक्स पेयर, लेकिन किसी और शख्स का ऑडिट हो रहा है फिर भी आपके पास आ सकते हैं। ये क्या लॉजिक है? सर आप अगर रात को लेट घर आते पकड़े गए, अब्बा जी आपको ऑडिट करेंगे? करेंगे ना। अच्छा जी, ये बात तो हो गई कि आप हैं टैक्स पेयर। अगर दोस्त रात को घर लेट जाता हुआ पकड़ा गया, वो कहेगा अम्मी अब्बू मैं तो शौकत के साथ था, तो उसके अम्मी अब्बू कर उसका ऑडिट रहे हैं, लेकिन आपके पास जाएंगे, शौकत बताओ मुझे क्या ये तुम्हारे साथ था कि नहीं था? होता है ऐसे? पता नहीं, मेरे साथ तो बड़ा हुआ है, आपके साथ पता नहीं होता है कि नहीं। आप तो व्हाट्सएप वाले लोग हैं, आपको क्या पता इन चीजों में क्या होता था। जब मोबाइल नहीं होते थे फिर दोस्त ही होते थे सर। ओके, तो सर आपके ऑडिट के लिए भी कमिश्नर आ सकता है और किसी और के ऑडिट के लिए भी कमिश्नर आपके पास आ सकता है। यार होंडा वालों, तुमने डॉलेंस को गाड़ी बेची थी, वो कह रहे हैं कि डॉलेंस होंडा ने हमें गाड़ी कोई नहीं बेची थी, तुम जरा बताओ चेक करके क्या तुमने उनको गाड़ी बेची थी? मैं उनको उनका ऑडिट कर रहा हूं, तुम अपना रिकॉर्ड चेक करके बताओ। बिल्कुल हो सकता है। तो आपके ऑडिट के लिए भी कमिश्नर आ सकता है, उनके ऑडिट के लिए भी आ सकता है। वो बोलता नहीं मेरा भाई, वो सब अच्छा है। The commissioner shall not call for records documents after expiry of 6 years from the end of the tax year to which they relate। ये वही बात है जो भी मैंने बनाई थी कि जिस साल का रिकॉर्ड है उस साल के आखिर से 6 साल तक कमिश्नर जो है वो रिकॉर्ड मांग सकता है, उसके बाद वो रिकॉर्ड मांग ही नहीं सकता। इसीलिए पहले सफे पे ये बात लिखी हुई थी कि 6 साल तक आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ओके, लेकिन सर एक बहुत बड़ा मसला है, इंतहाई शदीद मसला है। भला क्या मसला? ये है कि ये वाला चैप्टर, ये वाला सेक्शन कहता है कि आपने रिकॉर्ड 6 साल तक रखना है। चैप्टर 15 रिटर्न्स पे जाएं। याद है पढ़ा था कि कमिश्नर आपसे रिटर्न मांग सकता है कितने साल की? अगर आप रिटर्न जमा करा रहे हैं तो पिछले 5 साल की कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप रिटर्न जमा नहीं करा रहे तो पिछले 10 साल का डाटा मांग सकता है। तो सर 6 साल तक तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो 6 साल तक की तो बात ठीक हो गई। ये 7वां 8वां 9वां 10वां, अगर आपने कमिश्नर ने कहा कि 10 साल पुरानी रिटर्न ले आओ और आपने आगे से कह दिया सर आप खुद ही कहते हैं 6 साल तक का रिकॉर्ड रखना है, मैंने तो रखा ही नहीं हुआ, मैंने तो रखा ही नहीं, मैंने तो फेंक दिया, मसला आ गया। तो ये मसला है कानून के अंदर, ये मसला है कानून के अंदर। अगर आपने 6 साल से पुराना रिकॉर्ड फेंक दिया ना और कमिश्नर ने आपसे 7वें 8वें 9वें या 10वें साल की रिटर्न मांग लिया, तो सर काम खराब हो गया, काम खराब हो गया। तो ये लॉ में मसला है, लॉ को यहां पे 10 साल करना चाहिए या उसको 6 साल करना चाहिए, ताकि ये दोनों बातें अलाइन हो जाए। तो जो रिटर्न जमा करा रहा है उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो 5 साल है ना, वो तो कवर हो गया। जो रिटर्न जमा नहीं करा रहा ना उसके लिए मसला है। ओके, आगे चलते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन, ले जी जब आपने रिकॉर्ड्स कमिश्नर को प्रोवाइड कर दिए और वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन, सर दो ही बातें हो सकती हैं, या आप रिकॉर्ड दे देंगे या आप कहेंगे मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर क्या होगा? द कमिश्नर शैल कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स। तो सर फिर वो आपको ऑडिट करेगा, और ज़ाहिर बात है डॉक्यूमेंट मिलने पे ही करेगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो उसने क्या ऑडिट करना है? कुछ भी नहीं। इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी इनटू एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वो कहता है कि वो आपके तमाम अकाउंट्स रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करेगा, आपके एक्सपेंडिचर की इंक्वायरी करेगा और आपके एसेट्स और लायबिलिटीज सबको जो है वो चेक करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को वो चेक करने के बाद जो है वो सारे मामलात तय करेगा। कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली। कमिश्नर जो है वो तमाम ऑडिट प्रोसीडिंग्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता है थ्रू वीडियो लिंक, जूम के थ्रू, ठीक है, और अदर प्रिस्क्राइब फैसिलिटी। ये सर कोविड में आया था, ये पॉइंट ना कोविड में ऐड हुआ था। उस वक्त ऑब्वियसली आप मिल तो सकते नहीं थे किसी से, तो फिर लॉ ने कहा कि सर काम तो करना है, तो फिर आप जूम के थ्रू जो है वो ऑडिट कर लें। तो ये पॉइंट तब आया था। सर यहाँ तो कोई सवाल? अच्छा, अगला पॉइंट भी ना बाद में आया, बड़ा भयानक किस्म का है। ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। मेरे भाई जब आप, जैसे मिसाल के तौर पे एक ये कॉलेज है और सीए के बेशुमार कॉलेजेस हैं, सर सबकी फीस मोरलेस सेम है, सबके अखराजात मोरलेस सेम है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, कोई 2-4% का फर्क हो सकता है। ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि एक कॉलेज में 2 कॉलेज हैं, दोनों में बच्चों की तादाद भी सेम है, लेकिन एक अन्नेवा प्रॉफिट्स में एक अन्नेवा लॉस में है। ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह से आप होंडा टोयोटा की बात कर लें, दोनों लॉस में होंगे या दोनों प्रॉफिट में होंगे, तो बहुत थोड़ा फर्क होगा।
तो इसका मतलब है कि जो एक सेक्टर होता है ना, उस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज होती हैं ना, उनके हालात मोरलेस सेम ही होते हैं। अच्छे होंगे तो सबके अच्छे होंगे, बुरे होंगे तो सबके बुरे होंगे। क्या ख्याल है? तो सर ये बात है जो कि एफबीआर को बड़ी लेट समझ आई। एफबीआर ने कहा कि बजाय इसके कि मैं हर शख्स का अलग अलग ऑडिट करूं और जैसा वो कह रहा है वो मान लूं, मुझे थोड़ा सा ना जरा इधर उधर मार्केट में भी देखना पड़ेगा कि अगर मैं होंडा का ऑडिट कर रहा हूं और होंडा मुझे कह रहा है कि सर अन्नेवा प्रॉफिट आ रहा है, और फिर मैं टोयोटा के पास जाता हूं उसको ऑडिट करने, वो कहता है अन्नेवा लॉस आ रहा है, तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि कैसे हो सकता है कि एक ही सेक्टर की एक कंपनी बेशुमार प्रॉफिट्स में और एक कंपनी बेशुमार लॉस में। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली समझ नहीं आता ये, नॉर्मली ये बात समझ नहीं आती। ठीक है, अब आप कहते हैं कि जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहता है मैं इंतहाई गरीब हूं, आप हंसते हैं आगे से, क्यों? क्योंकि इस सेक्टर के लोग आपको पता है कि कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, तो ये बात आपको समझ नहीं आती। तो कमिश्नर भी एग्जैक्टली यही बात करता है, वो कहता है कि अब मैं आप लोगों का जब ऑडिट करूंगा ना, तो आपके डॉक्यूमेंट्स तो देखूंगा ही देखूंगा, लेकिन जिस सेक्टर में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस सेक्टर के अंदर जो बेंचमार्क रेशियोज है ना, मैंने उनका भी ध्यान रखना है। तो वो कहता है कि वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपने रिकॉर्ड ही फर्निश नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स ही फर्निश नहीं किए, या फिर हैज फर्निश इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन की हुई हैं, इज अनेबल टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट, या आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। सर तीनों सूरतों में ना मतलब एक ही मिल रहा है कि कमिश्नर के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। पहली सूरत में आपने कुछ दिया ही नहीं उसे, दूसरे में अधूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और तीसरी में आपने इंफॉर्मेशन तो दे दिया लेकिन वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। तो तीनों बातों का एक ही मतलब है कि कमिश्नर के पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। इट शैल बी कंसिडर्ड दैट टैक्सेबल इनकम इज नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड। तो कमिश्नर कह देगा यार तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जो टैक्सेबल इनकम निकाली हुई ना ये गलत है। एंड कमिश्नर शैल डिटरमिन टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड। तो फिर क्या वो करेगा, वो सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज की बेस पे आपकी टैक्सेबल इनकम निकाल देगा। यार होंडा वाला तो इतनी टैक्सेबल इनकम कमा रहा है, चल टोयोटा वाले तेरी भी फिर इतनी ही होगी, वो फिर इस बेस पे चला जाएगा अंदाजे पे। द एक्सप्रेशन सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज मींस स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशियोज नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस। कंपेयर करेगा वो सेम कंपनीज को। बाबर आजम साहब आप टैक्स जमा नहीं करा रहे, अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में अगर विराट कोहली की इनकम इतनी है तो आपकी भी फिर इतनी ही होगी। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज की बात आ गई, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रेशियोज, प्रोडक्शन रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिकवरी रेशियो, वेस्टेज रेशियो, अदर प्रिस्क्राइब रेशियो। ये तमाम बातें आपने एफआर 1 में पढ़ी होंगी, वहां पर रेशियो एनालिसिस का एक टॉपिक है। तो इन तमाम एनालिसिस की बेस पे वो कहेगा अच्छा उस कंपनी का इतने % प्रॉफिट है, तुम्हारा भी इतना ही होगा, वो इतनी प्रोडक्शन कर रहा है तुम भी कर रहे होगे, उसका प्रोडक्शन के दौरान इतनी वेस्टेज हो जाती है, तुम्हारी भी इतनी वेस्टेज हो जाती होगी, तो इस बेस पे एक अंदाजन कैलकुलेशन बना के कह देगा तुम्हारी ये इनकम है। ओके, ले जी, अब ऑडिट हो गया पूरा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट द कमिश्नर में, आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्सपेयर्स एक्सप्लेनेशन on all the issues raised in the audit, issue an audit report containing audit observation and findings। तो सर कमिश्नर क्या करेगा, टैक्स पेयर की एक्सप्लेनेशन लेने के बाद वो एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा जिसके अंदर तमाम ऑडिट के दौरान पकड़े जाने वाली गलतियां होंगी। तो कहेगा सर जी टैक्स पेयर साहब ये रिपोर्ट है और इसके अंदर ये मसले मसाइल हैं, बताएं आप क्या कहते हैं। चलें कोई बात नहीं, अगर आपने इस रिपोर्ट का जवाब ना दिया या जवाब दे दिया, वो तसल्ली बख्शना हुआ, दोनों में से कोई एक बात हो गई। सो आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट द कमिश्नर में, इफ कंसिडर्ड नेसेसरी, अमेंड द असेसमेंट। अमेंड द असेसमेंट होता है कि आपने जो रिटर्न जमा कराई होती है ना, वो उसको चेंज कर देता है। तो उसको वो असेस करता है ऑडिट के दौरान और उसके बाद उसको चेंज कर देता है। तो सर ऐसे ही होता ना, आपने रिटर्न जमा कराई, सेक्शन 177 का नोटिस आ गया कि सर अब ऑडिट भी कराएं, ऑडिट के लिए तमाम कार्रवाई पूरी होगी, उसने ऑडिट कर लिया, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, उसने कहा सर जवाब दे दें इन चीजों का। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, आप घर से बाहर रात को लेट आते हैं, रिटर्न जमा हो गई, अब्बा जी ने पकड़ लिया, अब ऑडिट होगा, अब्बा जी आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, दोस्तों को कॉल करेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये ऑडिट हो रहा है, और उसके बाद अब्बा जी एक रिपोर्ट देंगे, हाँ भाई तुम्हारी बातें सुनने के बाद, तुम्हारे दोस्तों से बात करने के बाद, तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि तुम ना फनकार ही हो,
क्या कहते हो? ये ऑडिट रिपोर्ट दी है अब्बा ने आफ्टर ऑब्जर्वेशंस, आफ्टर ऑडिट फाइंडिंग्स। अब आपने जवाब देना है कि आप फनकार नहीं है, साबित करना है ना। अगर तो आपने साबित ना कर पाया कि मैं फनकार नहीं हूं, तो फिर अब्बा जी क्या करेंगे? अब्बा जी अपना फैसला बदल देंगे कि आज से तेरा रात को 10 बजे घर से बाहर जाना बंद। अब्बा जी ने अपना ऑर्डर अमेंड कर दिया। तो इसको कहते हैं कि जो रिटर्न आपने जमा कराई थी वो अमेंड हो गई। तो आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट द कमिश्नर में इफ कंसिडर्ड नेसेसरी अमेंड द असेसमेंट। लेकिन इससे पहले आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर, अब्बा जी ये नहीं कहेंगे तेरा आज से बाहर निकलना बंद। अब्बा जी फिर यूं कहेंगे, अच्छा तू नहीं गया था, नहीं जवाब दे पा रहा, ऑडिट फाइंडिंग्स का तू जवाब नहीं दे पा रहा, वजह बता कि क्यों ना तेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाए। समझ आ रही है बात की? तो पहले अब्बा जी ने कह दिया फनकार है, ये ऑडिट फाइंडिंग थी, ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन थी, जवाब दो, पहले इसका जवाब देना है। अगर ना साबित कर पाए अब्बा जी एक स्टेप आगे जाएंगे, अब मुझे वजह बता कि क्यों ना तेरा घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया जाए। यह बात है 6A में। तो फिर आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा आखिरी, और कहा जाएगा हाँ भाई वजह बताओ क्यों ना बंद कर दे तुम्हारा बाहर निकलना। फिर आप कहेंगे अब्बा जी ना करें ऐसे, देखें मैं CA करीब बन जाऊंगा, फिर तो देखें आपने मुझे घर यही कहना है कि घर मत आप बाहर ही बैठा रहे, फिर तो ये वैसे फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है जब आप CA बन जाते हैं तो फोन आने बंद हो जाते हैं, है कि नहीं? नहीं, मुझे पहले बड़े फोन आते होते थे, 10 बजे ना फोन आ जाता था। फिर जिस दिन मैं CA हुआ ना, मैं इंतजार ही करता रह गया, कोई बात नहीं खैर आगे चल, फिर मेरा दिल ही नहीं करता बाहर जाने का। ये जिंदगी है ना, कभी आप बाहर जाने के लिए तरसते हैं, अब मेरा दिल करता है मुझे बाहर ना जाना पड़े, मैं बस घर चला जाऊँ। जिंदगी नहीं सर वो वजह नहीं है, जिंदगी के फेज होते हैं, अब दिल नहीं करता यार। जी सर, बहुत कम, बहुत कम। मतलब ये इसलिए कॉल नहीं आती कि जी 10 बज गए किधर हो, वापस क्यों नहीं आए, रात इतनी होगी, अब नहीं आती कॉल। वैसे अव्वल तो मैं 12-10 बजे के बाद जाता भी नहीं हूँ, बहुत कम। लेकिन वैसे ही एक एज फैक्टर होता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे की वो सारी चीज़ें, ये आपकी भी चेंज हो जाएंगी, वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। अभी आपको गाड़ियों का शौक है, अभी आपको है बस CA हो जाए अन्नी मचा दूंगा, हम भी ये सोचते थे अन्नी मचा देंगे, उल्टा हमारी अन्नी मच गई। तो ये ऐसे ही होता है भाई, हमने सोचा था लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे, ठीक है, बुगाटी खरीदेंगे, रेंज रोवर खरीदेंगे, अब हम घर वालों के दही लेके आते हैं, अब भी यही कुछ करेंगे। आगे चले। सेक्शन 177 shall not apply to a person whose income tax affairs have been audited in any of the preceding 4 tax years। वो कहता है कि सेक्शन 177 उस शख्स पे नहीं लगेगा जिस शख्स के इनकम टैक्स के मामलात पिछले 4 साल में से किसी एक साल में ऑडिट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हर 4 साल में सिर्फ एक दफा ऑडिट हो सकता है। ओके, हर साल नहीं हो सकता, हर 4 साल में सिर्फ एक दफा ऑडिट हो सकता है। However, कमिश्नर में सेलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट विद द बोर्ड अप्रूवल। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि आपकी जान छूट गई, एक साल ऑडिट हो गया तो अगले 3 साल अन्नी मचा दें, अब ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? कमिश्नर बोर्ड से अप्रूवल लेके तो आपका ऑडिट कर सकता है। ओके, अच्छा अगला मसला क्या है मेरे भाई? अगला मसला ये है कि FBR के पास ना इतने लोग ही नहीं है जो कि ऑडिट करें। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है ना, या CMA फर्म्स होती हैं, इनके पास ना बहुत सा स्टाफ होता है, बहुत से लोग होते हैं, हम इनकी मदद भी ले सकते हैं। तो द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ ए पर्सन। तो फिर बोर्ड जो है वो CA फर्म्स और CMA फर्म्स को अपॉइंट कर सकता है कि आप इनकम टैक्स के मामलात का ऑडिट करें। किस शख्स का? ऑफ ए पर्सन सेलेक्टेड फॉर ऑडिट बाय द कमिश्नर और द बोर्ड। तो कमिश्नर ने या बोर्ड ने जिस शख्स को सेलेक्ट किया है ऑडिट के लिए, उस शख्स के ऑडिट के लिए CA फर्म्स या CMA फर्म्स को एंगेज किया जा सकता है। द स्कोप ऑफ ऑडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑन द केस टू केस बेसिस। अच्छा, ऑडिट क्या करना है? फर्म्स को यह बात बोर्ड बताएगा, FBR बताएगा, फर्म्स अपनी मर्जी से ऑडिट नहीं कर सकती। Any person employed as above may be authorized by the commissioner to give notices to obtain information to enter into premises। वो कहता है कि जो शख्स भी एम्प्लॉय यानी नौकरी पे लगा, सॉरी नौकरी पे नहीं कहना चाहिए, अगर किसी फर्म को एंगेज किया गया पॉइंट नंबर 8 के तहत, कमिश्नर उसको ऑथराइज कर सकता है, उस CA फर्म को ऑथराइज कर सकता है टू गिव नोटिसेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। कि CA फर्म्स आप कंसर्न्ड बंदे को नोटिस दे दें और नोटिस देने के बाद आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड टू एंटर इनटू प्रीमिसेस, और आप उसके दफ्तर में भी एंटर हो सकते हैं, आपको इजाजत है।
तो ये एफबीआर अपनी पावर डेलीगेट करेगा आगे सीए फर्म्स को। वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर, अगर कोई शख्स कमिश्नर के सामने प्रेजेंट करने में नाकाम हो गया, या फिर अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स या सीए फर्म्स या सीएमए फर्म्स के सामने प्रेजेंट करने में नाकाम हो गया, क्या द अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिकली केप्ट रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एनी अदर एविडेंस, सर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने में नाकाम हो गया, द कमिश्नर में प्रोसीड टू मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है? ये वही बात है जो मैंने आपको सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज की बताई थी, उससे मिलती जुलती है। वसीम अकरम साहब का ऑडिट हो रहा है, वसीम अकरम साहब ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हुए, कुछ भी प्रेजेंटिंग किया, कमिश्नर आ गया वसीम अकरम साहब के पास, वसीम अकरम साहब मुझे ये कागजात चाहिए, और वसीम अकरम साहब ये बता रहे हैं कि सर जी इन स्विंगर कैसे मारते हैं, और सर ठीक है मुझे नहीं देखना इन स्विंगर कैसे मारते हैं, मुझे कागजात दें। अच्छा कमिश्नर मैं तुम्हें बताता हूँ आउट स्विंगर कैसे मारते हैं। ओ यार नहीं पूछना मुझे, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार यॉर्कर होना तो उसको कैसे बॉल करानी है। उसको समझ आ गई इनके पास कोई कागज नहीं है, ये हमें फनकारियां लगा रहे हैं। फिर कमिश्नर के पास क्या ऑप्शन है? कमिश्नर वापस हमने दफ्तर जाएगा, क्रिक इन्फो की वेबसाइट खोलेगा और देखेगा वसीम अकरम साहब ने आज तक कितने मैच खेले हैं। कहेगा अच्छा 500 मैच खेले हैं, एक मैच में 5 लाख मिलता होगा, 500 इंटू 5 लाख। अच्छा ये एड्स भी करते हैं, एक एड के इनको 50 लाख मिलते होंगे, मल्टीप्लाई पे 50 लाख। कमेंट्री भी करते हैं, इतनी कमेंट्री किया है इतने में से। तो इस तरीके से जो भी उसको बेहतर समझ आएगी ना, वो कहेगा वसीम अकरम साहब मेरे हिसाब से आपकी इनकम बनती है 40 करोड़, टैक्स दें इसके ऊपर। अब वसीम अकरम साहब को वैसे खुद तो पता ही होगा ना कितनी इनकम है, तो वो खुद ही बोल उठेगा वो नहीं बनती 40 करोड़, 4 करोड़ बनती है। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा था वसीम अकरम साहब। तो फिर टैक्स कमिश्नर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पर चला जाएगा, इसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एंड एज्यूम असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? कि आप जब रिटर्न जमा करवाते हैं तो कमिश्नर ना फर्स्ट इंस्टेंस पे मान लेता है कि सब अच्छा है, ठीक है तुम कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे, कोई इशू नहीं। हाँ जब वो उसको चेक करता है ना, तो फिर वो उस एजम्पशन को चेंज कर सकता है अमेंडेड असेसमेंट के थ्रू। चैप्टर 15 में ये सारी बातें हमने पढ़नी है। ओके तो इसीलिए वो कह रहा है कि फिर जो मैंने तुम्हारे बारे में एज्यूम किया था कि तुम एक इंतहाई अच्छे इंसान हो, फिर वो बात गलत थी। ओके सर यहां तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। 7 पॉइंट पिछले सफ़े पे। अच्छा जी सेक्शन 177 शैल नॉट अप्लाई। सर अगर आपका ऑडिट पिछले 4 साल में हो चुका है ना एक दफा भी, तो फिर आपका ऑडिट नहीं हो सकता। ठीक है 4 सालों के अंदर एक दफा ऑडिट हो सकता है। यानी कि अगर मैं टाइमलाइन बना दूं यहां पे 2010, 11, 12, 13, 14, 15, यहां पे आपका ऑडिट हो गया। यहां पे खड़े होकर बताएं पिछले 4 साल में एक दफा ऑडिट हुआ है? बिल्कुल हुआ है, नहीं हो सकता। यहां खड़े होकर बताएं पिछले 4 साल में ऑडिट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। यहां खड़े होकर बताएं पिछले 4 साल में ऑडिट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। यहां खड़े होकर बताएं पिछले 4 साल में ऑडिट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। यहां खड़े होकर बताएं पिछले 4 साल में ऑडिट हुआ है? नहीं हुआ। तो अगला ऑडिट फिर यहां पे हो सकता है। ओके हाँ बिल्कुल 4 साल बाद ही हो सकता है ऑडिट। ठीक है तो इसीलिए वो यहां पे कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, कमिश्नर बोर्ड की अप्रूवल ले सकता है। ठीक है ये मत समझें कि बस यहां ऑडिट हो गया तो 4 साल चुप के टैक्स चोरी करें, नहीं सर ऐसे नहीं होता। अप्रूवल है उसके पास, इख्तियार है उसके पास कि वो ये काम कर भी सकता है। सर कोई सवाल? चले फिर आगे। स्पेशल ऑडिट पैनल। अच्छा यहां पे ना एक बंदा ऑडिट नहीं करेगा, यहां पे पूरा पैनल बैठ जाएगा। द बोर्ड में अपॉइंट एज मेनी स्पेशल ऑडिट पैनल्स एज मे बी नेसेसरी कंप्राइजिंग 2 और मोर मेंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एक पैनल अपॉइंट कर सकता है बोर्ड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे और इन 5 में से होंगे एन ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, एफबीआर का दफ्तर, एफबीआर का बंदा, ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, एफबीआर का बंदा, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए फर्म हो सकती है, अ फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए फर्म हो सकती है, और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग अ फॉरेन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट एज डायरेक्टेड बाय द बोर्ड। सर दुनिया में ना ऑडिट के एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिनको पता होता है कि चीजें कैसे कैसे निकालनी है, कैसे कैसे लिंक करनी है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं। हो सकता है एफबीआर किसी एक्सपर्ट को बाहर से बुला ले, मिसाल के तौर पर मलेशिया से बुला ले। मलेशिया में एक भाई साहब हैं, बड़े ऑडिट के एक्सपर्ट हैं,
इस बंदे का ऑडिट करने के लिए ना उसको बुला लो वहां से, ये एफबीआर कह रहा है, वो भी हो सकता है। और अ टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट डिप्लॉयड अंडर एन ऑडिट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ एन इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन और अ टैक्स अथॉरिटी आउटसाइड पाकिस्तान। ई के अंदर जो बंदा है ना, ये एफबीआर नहीं बुलाएगा, एफबीआर नहीं बुलाएगा, बल्कि ये बंदा एक असिस्टेंस प्रोग्राम होगा जो दो हुकूमतों ने आपस में एग्री किया होगा। पाकिस्तान ने मलेशिया के साथ एग्री किया हुआ है कि अगर मलेशिया में कोई ऑडिट खुलेगा तो हम पाकिस्तान से एक्सपर्ट्स भिजवा देंगे, अगर पाकिस्तान में कोई ऑडिट खुलेगा तो मलेशिया वाले एक्सपर्ट्स आ जाएंगे इधर। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे बात चली जाएगी, ये बात एफबीआर लेवल पे नहीं है। तो डी पॉइंट जो अभी पढ़ा उसके तहत बंदा या एक्सपर्ट एफबीआर खुद बुलाएगा, लेकिन अगर ई पॉइंट के तहत हुआ तो एफबीआर नहीं बुलाएगा, गवर्नमेंट भिजवाएगी। ये फर्क है, होंगे दोनों एक्सपर्ट्स, होंगे दोनों एक्सपर्ट्स, डी में एफबीआर खुद करेगा, ई में गवर्नमेंट लेवल पे होगा। फर्क समझ आ गया? तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर आपका कोई ऑडिट असिस्टेंस प्रोग्राम है किसी दूसरे मुल्क के साथ या फिर किसी दूसरे मुल्क की एफबीआर के साथ, तो फिर वो शख्स वो अथॉरिटी आपको पाकिस्तान में भिजवाएगी, तो यहाँ एफबीआर का अमल दखल नहीं होगा। तो ये 5 तरह के लोग हैं, में से मिनिमम 2 बंदे लाजमी होंगे आपके स्पेशल ऑडिट पैनल में। और क्या करेंगे ये 5 लोग? कंडक्ट एन ऑडिट इंक्लूडिंग अ फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ अ पर्सन। ये ऑडिट भी करेंगे और फॉरेंसिक ऑडिट भी करेंगे। सर फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? ऑडिट तो चले हमें पता है, ये चीजें चेक करना। फॉरेंसिक क्या होता है? सर फॉरेंसिक होता है फ्रॉड पकड़ने की निगाह से देखना, ठीक है। फॉरेंसिक एक बहुत डिटेल चीज है और इसके एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में बहुत कम है। हम जो पाकिस्तान में ऑडिट करते हैं ना, हम फॉरेंसिक नहीं करते, तो इसलिए हम लोग फॉरेंसिक ऑडिटर नहीं बनते, वो एक फील्ड ही अलग है। जैसे अगर आपको डॉक्टरी का पता हो ना, तो एक होता है दिल का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट से भी एक स्टेप ऊपर होता है ईपी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। वो आप दिल की जो धड़कन होती है ना, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपका दिमाग दिल को भेज रहा होता है, उसको देखता है। ईपी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है, यानी अगर 100 कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो उसमें से 5 या 6 ही ईपी पे प्रमोट होंगे। बात समझ आ गई? तो ये एग्जैक्टली वही चीज है कि अगर आप ऑडिट के एक्सपर्ट हैं तो उसमें से फॉरेंसिक वाले चंद एक ही निकलेंगे। ओके, so conduct an audit including a forensic audit of the income tax affairs of any person and scope of audit shall be determined by the board or the commissioner on case to case basis। और इस पैनल को जिस शख्स के ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उस शख्स के ऑडिट का जो स्कोप है वो ये एफबीआर बताएगा या कमिश्नर बताएगा कि कितना ऑडिट करना है, किस तरह से करना है। इफ अ मेंबर इज नॉट एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, सर ऊपर 5 में से अगर आप देखेंगे ना, तो सिर्फ पहले में ही एफबीआर का बंदा है, बाकी 4 में एफबीआर के बंदे नहीं है। तो अगर आप एफबीआर के बंदे नहीं हैं, द पर्सन शैल ओनली बी इंक्लूडेड एज अ मेंबर इन स्पेशल ऑडिट पैनल if an agreement of confidentiality has been entered into between the board and the person, international tax organization और tax authority। सर ये जब एफबीआर के बंदे नौकरी पे लगते हैं ना, तो इनसे ना उसी वक्त हल्फ ले लिया जाता है कि आप कोई भी बात ना इधर की उधर नहीं करेंगे, एक कंपनी की बात दूसरी कंपनी को नहीं बताएंगे, एक टैक्स पेयर की बात दूसरे टैक्स पेयर को नहीं बताएंगे। ये बात ना पहले से ही इनको पता होती है। लेकिन जब बी, सी, डी और ई की बात आती है ना, सर ये लोग एफबीआर के मुलाजिम नहीं है, इन्होंने कोई एग्रीमेंट एफबीआर के साथ नहीं किया होता कि हम चीजें इधर की उधर नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि इनको पैनल में शामिल करने से पहले हम इनसे एक अंडरटेकिंग लिखवाएंगे, हम इनसे कमिटमेंट लेंगे कि सर आप कोई इधर की बात उधर नहीं करेंगे, जिस शख्स का ऑडिट आप कर रहे हैं बस ठीक है, आपने ऑडिट कर लिया, बातें नहीं बतानी इधर उधर। पता लगे जी क्या उसका नाम है, होंडा का ऑडिट कर लिया, अब जाके टोयोटा को उनकी बातें बता रहे हैं, ऐसे नहीं करना। ओके, तो तब तक आपको इस पैनल का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा जब तक आप कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट साइन नहीं कर लेते कि सर मैं इधर की बात उधर नहीं करूंगा। स्पेशल ऑडिट पैनल शैल बी हेडेड बाय चेयरमैन। ले जी, स्पेशल ऑडिट पैनल का जो हेड होगा वो चेयरमैन होगा। हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, जो कि इनलैंड रेवेन्यू यानी एफबीआर का बंदा होगा। ए में से ही हो सकता है, बी, सी, डी और ई में से चेयरमैन नहीं हो सकता। शक्ति टू एंटर इनटू प्रीमिसेस एंड शक्ति टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट शैल बी एक्सरसाइज बाय ऑफिसर ऑफ एफबीआर। सर कोई मालूमात चाहिए, किसी के बिजनेस प्रीमिसेस में एंटर होना है, तो वो ए ही करेगा, बी, सी, डी और ई नहीं कर सकते। इनको ए से पूछना पड़ेगा कि सर हमें शक्ति दे देंगे। अगली बात वही है, वेयर अ पर्सन, जो हमने ऊपर 10 में पढ़ी है वही बात 14 में आ गई। वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल
any accounts, documents, records, or any other relevant document electronically kept record, electronic machine, or any other evidence, the commissioner may proceed to make best judgment assessment and assume assessment shall have no legal effect. तो ये बात ऊपर वाली रिपीट हो रही है, मैंने आपको बता दी है, सेम वही कॉपी पेस्ट. If any one member of the special audit panel other than chairman is absent, सर 5 लोग हैं पैनल में, पांचों के पांचों, कोई एक गायब है, सीए फर्म गायब है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ऑडिट में कंटिन्यू एंड द ऑडिट शैल नॉट बी इनवैलिड. तो टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता सर ये क्या बात हुई, आपने 5 लोग पैनल में अपॉइंट किए थे, एक गायब है, तो ये तो ऑडिट ही फारिग है. वो कहता है सॉरी सर ऐसे नहीं होता, एक बंदा गायब भी है तो कोई मसला नहीं. हाँ, अगर चेयरमैन गायब होना तो फिर मसला है, फिर ऑडिट इनवैलिड है. तो उसने यहां पर कह दिया इफ एनी वन मेंबर ऑफ द स्पेशल ऑडिट पैनल अदर देन चेयरमैन. सर चेयरमैन एब्सेंट नहीं हो सकता, अगर चेयरमैन एब्सेंट हो गया तो ऑडिट इनवैलिड है. अगर चेयरमैन प्रेजेंट है ना, बाकी कोई भी नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है. ठीक है, कप्तान मौजूद है, सब अच्छा है, कप्तान ही नहीं है तो फिर मसला है. और कप्तान से मुराद मैं पाकिस्तानी टीम के कैप्टन की बात कर रहा हूं, बात को इधर उधर मत लेके जाइएगा. वो हंस रहा है, यार जरा कैमरा इसकी तरफ करो ना, ये तो फारूक हो कल. कोई सवाल? चेयरमैन, हाँ नहीं, चेयरमैन एफबीआर का कोई भी बंदा हो सकता है, चेयरमैन ए में से होगा तो वो एफबीआर का कोई भी बंदा हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, डिप्टी हो सकता है, एडिशनल हो सकता है, चीफ कमिश्नर हो सकता है, इट कैन बी एनीवन. फंक्शन परफॉर्म बाय अच्छा सॉरी वो वाले फंक्शन, सॉरी माजरत. फंक्शन परफॉर्म बाय ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल बी कंसिडर्ड एज हैविंग बीन परफॉर्म बाय स्पेशल ऑडिट पैनल. सर एफबीआर का बंदा जो भी इकदामात करेगा समझा जाएगा कि पूरे पैनल के यही इकदामात हैं. बोर्ड में प्रिस्क्राइब द मोड एंड मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एंड वर्किंग ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल. एफबीआर बताएगा कि इस पैनल ने किस तरह बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर, किस तरह काम करना है, एंड वर्किंग ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल. तो किस तरीके से ये पैनल बनेगा और किस तरीके से ये पैनल काम करेगा, ये सारी बातें एफबीआर बताएगा. किसी का कोई सवाल? 1.5 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू करें, मुकाएं इसको फिर. नादरा, जी भाई ऑल ओके? आ जाए जी. नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी.
द नादरा शेल ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन बाय बोर्ड शेयर इट्स रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन विद द बोर्ड फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। बड़ा खतरनाक सेक्शन है। एफबीआर ने कहा लोग टैक्स नहीं देते, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, पाकिस्तान में मोस्टली जो काम होते हैं वो आपकी शनाख्ती कार्ड से लिंक होते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन, आपका बैंक अकाउंट, आपका इंटरनेशनल ट्रैवल, हर चीज़ नादरा के साथ लिंक है। जो काम भी आप शनाख्ती कार्ड को इन्वॉल्व करके कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन नादरा के पास जा रही है, और अगर नादरा के पास जा रही है तो समझ जाएं कि वो एफबीआर के पास जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए नादरा या तो खुद से, या अगर एफबीआर मांगेगा तो तमाम रिकॉर्ड, तमाम इंफॉर्मेशन आपकी एफबीआर को दे देगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो शनाख्ती कार्ड होता है भाई, होता है कि नहीं, तो सारा डाटा उधर जाएगा। द नादरा में आइडेंटिफाई फॉर अ पर्सन वेदर अ टैक्स पेयर और नॉट इनकम, रिसीट्स, एसेट्स, प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शंस। सर नादरा आइडेंटिफाई करेगा एफबीआर, ये देखो इस बंदे ने भी प्रॉपर्टी खरीदी है, शनाख्ती कार्ड पे आ रही है इसके, तुम्हें पता है एफबीआर? नहीं, मुझे तो नहीं पता। एफबीआर, ये देखो ये बंदा ना यूरोप के टूर पे जा रहा है, इसने टिकटें खरीदी हैं आईडी कार्ड पे, ये देखो 50 लाख की टिकटें, बिजनेस क्लास में जा रहा है, इनकम है इसकी इतनी नहीं, इसकी इतनी इतनी इनकम तो नहीं है, समझ रहे? तो नादरा आइडेंटिफाई करेगा आपकी इनकम, आपके पैसों का आना, आपके पैसों का जाना, आपके एसेट्स को देखते हुए, क्योंकि सब चीजें आपके आईडी कार्ड के साथ लिंक हैं, मोस्टली चीजें। तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा वो ये तमाम चीजें दैट हैव एस्केप्ड असेसमेंट। एस्केप्ड असेसमेंट होता है जिस पे टैक्स ना दिया गया हो, जिस पे टैक्स ना दिया गया हो, एस्केप्ड असेसमेंट, असेसमेंट से ही निकल गई। बीन अंडर असेस्ड, इनकम कम हो रही है, इनकम कम बताई हुई है एफबीआर को, अंडर असेस्ड। बीन असेस्ड एट अ लोअर रेट, सर इनकम तो इसने बता दी है कि इतनी है, लेकिन मसला यह है इसकी इनकम है 5 करोड़। सर इसने ना टेबल 1 नहीं लगाया, क्यों? टेबल 1 के टैक्स रेट थे 45%, इसने कहा इसको डिविडेंड बना के ना 15% टैक्स दे दो, समझ आई? टैक्स रेट लोअर हो गया। बीन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव रिलीफ और रिफंड, सर जरा चेक तो करें, भाई साहब की 6 करोड़ टैक्स लायबिलिटी थी और भाई साहब ने चैरिटी का क्रेडिट 5.5 करोड़ क्लेम किया हुआ है। समझ नहीं आ रही कितनी चैरिटी उन्होंने दी भी है कि नहीं, बहुत ज्यादा टैक्स रिलीफ क्लेम किया हुआ है। और बीन मिस डिक्लेयर्ड और मिस क्लासिफाइड अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम, आपने गलत इनकम लिखी हुई है या एक हेड की इनकम दूसरे हेड में लिखी हुई है। ये तमाम बातें नादरा आइडेंटिफाई करके एफबीआर को बताएगा। द बोर्ड में यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट बाय नादरा एंड फॉरवर्ड सच इंफॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। एफबीआर ये तमाम मालूमात इकट्ठी करेगा और कंसर्न कमिश्नर को भिजवा देगा जो आपके इलाके का होगा, कहेगा हाँ भी पता करो ये नादरा से इंफॉर्मेशन आई है, तुम्हारे इलाके में ये बंदा है फनकारियां लगा रहा है। द नादरा may compute indicative income and tax liability of anyone using artificial intelligence, mathematical or statistical modeling or any other modern device or calculation method। ओ ब्रो, नादरा आपकी तस्वीर चैट जीपीटी में लगा के कहेगा चैट जीपीटी बताओ इस चेहरे की इनकम कितनी होनी चाहिए, नादरा कहेगा इस चेहरे को तो पल्ले से देने वाले पैसे हुए मैं, अच्छा सॉरी, तो नादरा फिर बताएगा कि इस शख्स की इतनी इनकम बनती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रो, नादरा इज गोइंग ऑन द नेक्स्ट लेवल ब्रो। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, पता नहीं आप लोग क्यूएम में क्या पढ़ते रहे, वो सारी बातें यहाँ पे नादरा अप्लाई करेगा। तो सर अगर क्यूएम पढ़ा है तो नादरा में आपकी नौकरी हो सकती है। आई एम स्पेशलिस्ट इन स्टैटिस्टिक्स, ओके। द इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड बाय नादरा शैल बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड टू द रेलेवेंट पर्सन। ले जी, नादरा जो आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, तो वो इनकम और टैक्स लायबिलिटी नादरा एफबीआर को बताएगा और एफबीआर आपको बताएगा हाँ भाई बड़ी इनकम कमा रहे हो, खैर है। द पर्सन शैल हैव द ऑप्शन टू पे द डिटरमिन्ड अमाउंट ऑन सच टर्म्स, कंडीशंस, इंस्टॉलमेंट्स, डिस्काउंट्स, रिप्राइज रिलेटिंग टू पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। सर आपके पास ऑप्शन है कि जो नादरा ने इनकम बता दी है आप उसको ही खामोशी से पे कर दें, उन्हीं शराइत के साथ, उन्हीं किस्तों के साथ। कोई डिस्काउंट आप लेना चाहें सर माफ कर दें सर, 2 लाख ना करें 1.5 लाख कर लें, ऐसे कोई बात कर लेंगे। डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टीज के साथ आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये कर दें पे। द टाइम लिमिट्स विल बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड, कितने अरसे में पे करना है ये नादरा बताएगा, सॉरी एफबीआर बताएगा, आई एम सॉरी एफबीआर बताएगा। इन केस द पर्सन डज नॉट पे सच लायबिलिटी विद इन टाइम प्रिस्क्राइब, नादरा ने आपको इनकम बता दी, आपने टाइम पे नहीं की, द बोर्ड शैल टेक एक्शन अपॉन द बेसिस ऑफ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेबल। फिर एफबीआर हरकत में आएगा और क्या करेगा, याद है चैप्टर 3 अखलाकियात, पावर टू अरेस्ट, पावर टू सीज प्रॉपर्टी, इंप्रिजनमेंट, वो शक्तियां लगाएगा।
हाँ, इफ द पर्सन पे सच लायबिलिटी, अगर आप शराफत से पैसे पे कर देते हैं, सच पेमेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। बस ठीक है, ये चैप्टर 15 में पढ़ेंगे अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है। ओके ब्रो, वो सब अच्छा है। अच्छा, इसके पास पेपर ना आप खुद ही देख लीजिएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। उसने बल्कि आज देख लेते हैं क्वेश्चन 6 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 6 में कहते हैं जी लिस्ट द एडिशनल रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय अ सोल प्रोप्राइटर हुज बिजनेस इनकम एक्सीड्स 5 लाख एज कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर हुज इनकम इज अप टू 5 लाख। ये देखें, वो कहता है कि जिसकी इनकम अप टू 5 लाख है और जिसकी इनकम एक्सीड करती है 5 लाख से, बता दो एडिशनल रिकॉर्ड कौन से मेंटेन करने हैं। यानी कि इसने कौन से एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जो ये नहीं कर रहा, ये सवाल है। तो आपको दोनों याद होंगे तो आप कह देंगे ये एक्स्ट्रा बातें आ रही हैं, ये मेंटेन करने हैं। 2 नंबर का सवाल है, नहीं याद करके जाएंगे तो 48 आ जाएंगे, और वो कह रहे हैं 98 आ जाएंगे बाकी तो आता होगा सारा। सवाल नंबर 5, briefly explain the term sectoral benchmark ratios, also explain the circumstances in which a commissioner shall determine taxable income on the basis of sectoral benchmark ratios। अभी पढ़ के नहीं आए सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियो की डेफिनेशन, कौन से हालात हैं जी, वो 3 हालात पढ़े थे। इंफॉर्मेशन ना दी गई हो लेकिन अधूरी हो, और तीसरी एक्सप्लेनेशन ना दे रहे हो आप। ये तीनों बातें लिखनी है। सवाल नंबर 4, briefly explain the provisions relating to requirement of books of accounts to be maintained by manufacturer having turnover exceeding 2.5 million। मैन्युफैक्चरर जिसका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं? ये वाले ब्रो, ये लिख कर आएंगे 2 का 4 पेपर में लिखेंगे, एग्जाम में 2 का 4 लिख के आएंगे। ओके। सवाल नंबर 3, briefly explain the following requirement of books of account to be maintained by taxpayer who has business income up to 5 लाख। जिस शख्स की बिजनेस इनकम 5 लाख तक है, और मुझे तो लग रहा है ये पूछ रहा है, और ब्रो ये लिख कर आएंगे। और दूसरी, प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑडिट पैनल, अभी पढ़ा, छापाइएगा कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी करके जाइएगा, पेपर में कंट्रोल वी कर दीजिएगा, बस ठीक है। बाकी तो ऐसे ही है। और कोई सवाल? मुबारक हो, एक और चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है जी, कल बिजनेस खत्म कर देंगे, ऐसे ही एक दिन सबने खत्म हो जाना। मुझे टाइम है। अल्लाह हाफिज़।